वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने मैथमेटिकल फिजिक्स को ऑनलाइन स्टार्ट किया था और कोरोना की वजह से वही दोबारा से ऑनलाइन ही हो गया। ये एंडिंग भी इसका ऑनलाइन ही होगा। तो अपन का जो टॉपिक चल रहा था इसमें वो चल रहा था बेलनाकार अनुनादी कूटर। ये वाला चल रहा था जो कि लगभग आधा हो गया था। बेलनाकार अनुनादी कूटर इस पर बात कर रहे थे। तो देखते हैं एक बार दोबारा से इसको कि बेलनाकार अनुनादी कूटर होता क्या है। कि जिस तरह से एक चालक बेलन है और खोखला चालक बेलन है, ठीक है, खोखला चालक बेलन है। इस तरह से हमने तीन इसकी एक्सिस ले ली थी। कौन कौन सी? एक्स, ये वाली वाई और ये वाली जेड। इस तरह से तीन एक्सिस ले ली थी। इसमें ये वाला जो प्लेन है नीचे वाला, उसके लिए जेड इक्वल टू 0 था। इसकी जो डिस्टेंस है बेलन की वो हमने मानी थी डी, और तब ये वाला प्लेन है वो जेड इक्वल टू डी पर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो रेडियस थी वो कितनी होगी? रो इक्वल टू ए। जो वक्र पृष्ठ है इसका कितने पर स्थित है? वो रो इक्वल टू ए पर स्थित है। जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू डी, ऊपर नीचे वाले प्लेन हो गए। और जो इसका वक्र पृष्ठ है वो कितने पर है? रो इक्वल टू ए पर। यानी कि ए क्या है यहाँ पर? बेलन की त्रिज्या। रो इक्वल टू ए क्या है यहाँ पर? बेलन की त्रिज्या। तो इस चालक खोखले बेलन के अंतर्गत कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या कर रही है? इसमें एंटर कर रही है, ईएम वेव। तो ईएम वेव के लिए चार इक्वेशंस यूज होती हैं। कौन कौन सी? मैक्सवेल इक्वेशंस। कौन कौन सी लिखवाई थी? डेल्टा डॉट ई, डेल्टा डॉट बी, डेल्टा क्रॉस ई, एंड 4 है डेल्टा क्रॉस बी। इस तरह से अपन ने चार इक्वेशन लिखी थी इसकी। ये थी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 0 था। ये थी माइनस की डेल बी अपॉन डेल टी, और ये थी मुक्त आकाश के लिए अगर बात करें तो ये वाला कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि रो इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0 हो जाता है। किसके लिए? मुक्त आकाश के लिए, यानी कि कुचालक माध्यम के लिए। मुक्त आकाश के लिए या फिर कुचालक माध्यम के लिए वाला कितना हो जाएगा? 0 हो जाएंगे। तो ये वाला 0, ये वाला 0। अब इसमें अपन ने डेल अपॉन डेल टी को रिप्लेस कर दिया था कितने से? आयोटा ओमेगा से, और ये हो जाएगा बी वेक्टर इस तरह से। और यहाँ पर कितना था? ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन में डेल टी। तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी को आयोटा ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, और ये आ जाएगा ई वेक्टर। अब नॉर्मली बी वेक्टर को अपन रिप्लेस कर रहे थे वहां पर एच से, तो बी इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट एच, ये होता है। तो इससे अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा डॉट एच वेक्टर इक्वल टू 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर अगर हम बी इक्वल टू म्यू नॉट एच रखते हैं तो माइनस के आयोटा ओमेगा म्यू नॉट एच वेक्टर, ये हो जाएगा। इसी तरह से इसमें डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू कितना आ रहा है? ये वाला। तो इसको भी अगर हम म्यू नॉट एच से रिप्लेस करें तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। इस तरह से अपन की ई एंड एच में जो मैक्सवेल इक्वेशन है चार, वो आई थी। इनका यूटिलाइज हमने करते हुए कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अगर कुचालक माध्यम में, अंदर का मीडियम है, यहाँ पर कोई भी मुक्त आवेश नहीं है, इसलिए ये चार मैक्सवेल इक्वेशंस वहां पर फॉलो होंगी कुचालक माध्यम के लिए। और इसके लिए जब भी वो चालक बेलन के अंदर या बेलनाकार अनुनादी कोटर के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो वहां पर जो बाउंड्री कंडीशंस होंगी, क्या बाउंड्री कंडीशंस, वो कंडीशंस क्या थी? बाउंड्री कंडीशंस वो कंडीशन थी कि z इक्वल टू 0 यानी कि ये वाला प्लेन, एंड z इक्वल टू d यानी कि ऊपर वाला प्लेन, इन दोनों पर ई रो और ई फाई, यानी कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है इसके अंतर्गत तो बेलनी निर्देश तंत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कंपन होंगे और एच वेक्टर की भी कंपन होंगे, चुंबकन क्षेत्र के भी कंपन होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंपन है वो कौन कौन से हो सकते हैं घटक? ई रो, ई फाई, ई जेड। इसी तरह से एच वेक्टर है, उसके कंपन होंगे एच रो, एच फाई एंड एच जेड, ठीक है। ई रो, ई फाई, ई जेड ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन होंगे, एंड एच रो, एच फाई, एच जेड वो किसके कंपन होंगे? चुंबकन क्षेत्र के। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपन पर कि ई रो, ई फाई, ई जेड। तो z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू d पर इस तरह से इसको बनाया गया है कोटर को कि इसके लिए ई रो और ई फाई का मान इन दोनों पृष्ठों पर, यहाँ पर और यहाँ पर ई रो और ई फाई 0 हैं,
जबकि ई जेड है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। इस तरह से इनको बनाया गया है, ये बाउंड्री कंडीशन है। जबकि दूसरी है कि इसका जो वक्र पृष्ठ है, इसका जो वक्र पृष्ठ है यानी कि रो इक्वल टू ए पर, रो इक्वल टू ए, जब उसकी रेडियस कितने के बराबर है, ए के बराबर, तब उस पर ई फाई व ई जेड ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं, 0 है। इस वाले वक्र पृष्ठ पर जो भी होगा, जैसे कि ये सिलेंडर है पूरा मान लिया हमने, तो इसका ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, इन दोनों पर तो ई रो और ई फाई के मान क्या है, 0 है। जबकि जो इसका वक्र पृष्ठ है, ये वाला पूरा, ये वाला वक्र पृष्ठ है, इस पर ई फाई और ई जेड के मान क्या गिवन है अपन को, 0। ये गिवन है, या ये कह सकते हैं कि बाउंड्री कंडीशन है जो ऑलवेज क्या होंगी, यहाँ पर फॉलो होंगी, अलाउड होंगी, ठीक है। अभी इसमें कोई सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर कर रही है तो उसके लिए तो ये तो ऑलवेज होगा। साथ में वो दो तरीके से इसमें क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। उसके इसमें प्रवेश करने की दो विधाएं होंगी। क्या होंगी, विधाएं होंगी। वो विधाएं क्या होंगी, देखो, फर्स्ट हो सकती है टी ई विधा, सेकंड हो सकती है टी एम विधा। विधा मतलब मोड यानी कि तरीका, कि उसमें एंटर करने के दो तरीके हो सकते हैं, टीई मोड और टीएम मोड। टीई मोड से मतलब है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड और टीएम मोड से मतलब है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। टीई और टीएम मोड तो दो है, अनुप्रस्थ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होगी, ट्रांसवर्स नेचर की होगी, और उसमें इलेक्ट्रिक मोड है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है। तो इसके लिए उसका ई जेड कंपोनेंट, यानी कि अगर वो एंटर कर रही है तब उसके इन पृष्ठों पर तो ये चीज तो अलाउड हो ही रही है। साथ ही साथ यदि उसमें एंटर करते हुए उसका कौन सा कंपोनेंट भी 0 हो जाए, ई जेड कंपोनेंट भी ऑलवेज कहां पर हो, ऑलवेज उसके अंदर पूरे के पूरे अंदर 0 हो जाए, तो वो विधा कौन सी हो जाएगी, टीई विधा। इसी तरह से टीएम विधा के लिए यदि चुंबकन क्षेत्र का एच जेड कंपोनेंट क्या हो, 0, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अंदर इस तरह से एंटर की कि उसका ऑलवेज क्या घटक 0 रहे, एच जेड घटक उसका 0 रहे। दैट मींस हम कह सकते हैं कि वो टीएम विधा के अंतर्गत गति कर रही है, और यदि वो ई जेड कंपोनेंट 0 है तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि वो टीई विधा के अंतर्गत कंपन या गति कर रही है, ठीक है। इस तरह से अपन ने इस पर बात करी थी। और कोई सी भी विधा के अंतर्गत जब गति कर रही है तो वो कुछ ना कुछ एक फ्रीक्वेंसी लेकर आ रही होगी, जैसे कि इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, कोणीय फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो इसमें एंटर कर रही है, तो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से अगर वो कम फ्रीक्वेंसी ले रही है, जैसे कि मान लिया कि ओमेगा का मान एक ओमेगा नॉट फिक्स फ्रीक्वेंसी से उसका कम है मान, और तब जाकर वो अगर बेलनाकार अनुनादी कोटर के अंतर्गत एंटर कर रही है, कब, कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से कम है, तब अगर उसमें एंटर कर रही है तो वहां पर कोई भी विधा देखने को नहीं मिलेगी, ना ही टीई विधा ना ही टीएम विधा। तो उस न्यूनतम फ्रीक्वेंसी को, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि हमें या तो टीई विधा मिले या फिर टीएम विधा। टीई विधा और टीएम विधा मिलने से मतलब यानी कि ऑलवेज उसका ई जेड घटक अगर उसके अंदर 0 बना हुआ है तब कह देंगे वो टीई विधा के अंतर्गत है, और यदि ऑलवेज इसमें एच जेड कंपोनेंट 0 बना हुआ है तब अपन कह देंगे कि वो कौन सी विधा के अंतर्गत मूव कर रही है, टीएम विधा के अंदर। तो एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी पर वो एंटर करेगी तो कोई भी विधा उसमें देखने को नहीं मिलेगी। दैट मींस ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे अपन अंतक आवृत्ति। क्या बोलेंगे इसको, अंतक आवृत्ति। कि इस आवृत्ति से कम पर अगर वो एंटर करती है तो हमें कोई भी वहां पर विधा है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो सर्वप्रथम हमने इसको लिया था टीएम विधा, और सभी में कोई सी भी कंडीशन देखो, z इक्वल टू 0 पर ई रो ई फाई 0 है, z इक्वल टू डी पर भी ई रो ई फाई 0 है, रो इक्वल टू ए पर ई फाई व ई जेड 0 है, ठीक है। रो इक्वल टू ए पर ई फाई व ई जेड 0 है, तो सभी में जो कॉमन कंपोनेंट्स है वो कौन सा है, ई फाई है। तो अपन ने इसका यूज करते हुए यहां से सर्वप्रथम कौन से कंपोनेंट को निकाला, ई फाई कंपोनेंट को निकाला, और इसके लिए अपन ने बेलनीय निर्देश तंत्र में, बेलनीय निर्देश तंत्र में जो हेल्महोल्ट्ज समीकरण थी, कौन सी समीकरण आ रही थी, हेल्महोल्ट्ज समीकरण, जो कि इन चारों का एक कंबाइंड रूप ही कहलाती है। चार मैक्सवेल इक्वेशन है, इन सभी को सम्मिलित रूप से ही मैं जो इक्वेशन प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं हम हेल्महोल्ट्ज समीकरण। तो वो हेल्महोल्ट्ज समीकरण हमने निकाली थी,
वो कितनी आ रही थी, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास हेल्महोल्ट्ज समीकरण, जहां पर जो k था उसकी जो वैल्यू थी k स्क्वायर की वो कितनी आ रही थी, ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसकी वैल्यू थी, उस k स्क्वायर की वैल्यू थी। तो इस हेल्महोल्ट्ज समीकरण का हमने सॉल्यूशन बेलनी निर्देश तंत्र में ज्ञात किया था, जहां पर कौन सा फलन बन रहा था, Jn, यानी कि कौन सा फलन, जीमान फलन, या फिर बोल सकते हैं जीमान फलन, या कह सकते हैं कि कौन सा फलन बन रहा था, बेसल फलन बन रहा था। कौन सा, जीमान फलन या फिर बेसल फलन बन रहा था। उसका यूटिलाइज करते हुए अपन ने किसको ने एवेल्यूट किया था, E5 को एवेल्यूट किया था। ठीक है, इस E5 को अपन ने वहां से निकाला था। अब वहां पर हमने पूरा कैलकुलेट करते हुए, तो टीएम विधा के लिए अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटर कर रही है, तो अगर वो कौन सा कंपोनेंट दिखा रही है, कौन सी विधा के अंतर्गत मूव कर रही है, टीएम विधा के अंतर्गत मूव कर रही है, तब एच जेड को हमने 0 लेते हुए वहां पर E5 को इवैल्यूएट किया था, ज्ञात किया था। अब वहां पर जब वो टीएम विधा के अंतर्गत गति कर रही है, तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, एक निश्चित क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी। उस आवृत्ति को हमें क्या करना था, वहां पर ज्ञात करना था। तो उस कोणीय आवृत्ति की यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ रही थी कितनी, कितनी आ रही थी, देखो यहां तक निकाल लिया था हमने, ओमेगा इक्वल टू सी रूट ऑफ गामा एन एम, इस तरह से उसके अनंत सॉल्यूशन थे बेसल अवकल समीकरण की। अपॉन में आ रहा था यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ये आई थी कोणीय आवृत्ति। क्या आई थी ये, कोणीय आवृत्ति। और इससे यदि हमने आवृत्ति निकालते हैं तो आवृत्ति कितनी आ रही थी, आवृत्ति, तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 पाई एफ करके सी रूट ऑफ कितना आ जाएगा, गामा एन एम का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। तो यहां से अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एफ को निकाल सकते हैं, सी अपॉन में 2 पाई, ठीक है। और ये आ जाएगा गामा एन एम का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहां पर जो एन एम और क्यू हैं वो चेंजेबल हैं, एन एन और क्यू वो चेंजेबल हैं। और ये कौन सी विधा के लिए अपने फ्रीक्वेंसी निकाली है, टी एम विधा के लिए, क्योंकि अपन इसमें जब E5 निकाला था तो उसमें एच जेड को हमने स्टार्टिंग में क्या ले लिया था, 0 ले लिया था, ठीक है, इस तरह से। तो लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी ये आई, इफ यहां पर n का मान हम ले लेते हैं 0, n का मान ले लिया हमने 1 पहले ऑर्डर का, n इक्वल टू 0 हो गया, n इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 1 ले लिया, तब उस स्थिति में जो हमारे पास विधा होगी, तब टी एम उसको हम अपन ने इस तरह से लिख दिया एन एम क्यू। यहां पर एन एम क्यू की वैल्यू को हम डिनोट कर देते हैं सफिक्स में, तो ये कितना हो जाएगा, टी एम 0 1 1, कितना हो जाएगा ये 0 1 1। तो उस स्थिति में जब n का मान 0 हो, n का मान 1 हो और q का मान भी कितना हो, 1 हो, तब इस स्थिति में टीएम 0 0 1 ये कहलाएगी क्या, प्रमुख विधा। प्रमुख विधा से मतलब क्या है कि जब एन एन क्यू की वैल्यू ये होंगी, तब उस स्थिति में टीएम विधा के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी, अंतक आवृत्ति जो होगी, कि उससे कम फ्रीक्वेंसी पर हमें टीएम विधा नहीं मिल रही थी, उसको क्या बोल रहे थे हम, अंतक आवृत्ति। तो जब एन एम क्यू की वैल्यू ये होंगी, तब उस स्थिति में अंतक आवृत्ति का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। अगर एन एम क्यू की वैल्यू और कुछ भी लेते हैं आप, जैसे 1 2 2 1 2 3 1 2 4 और कुछ भी लेते हो, तो उसके लिए अंतक आवृत्ति का मान हमेशा क्या आएगा, इस वाली विधा से तो ज्यादा आएगा। इसलिए इस विधा को बोल रहे हैं प्रमुख विधा, कि वह विधा जिसके संगत अंतक आवृत्ति का मान क्या हो, न्यूनतम हो, वह विधा कौन सी कहलाएगी, प्रमुख विधा। तो प्रमुख विधा के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी, प्रमुख विधा के लिए जो उसकी आवृत्ति होगी, उसको हम एफ आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ आर यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि अनुनादी आवृत्ति। क्या चीज, अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो लिखें इसमें आगे, यहां तक आपने निकाल लिया था
ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल टू करके इसको निकाल दो और साइड में लिख देना Tm विधा के लिए, Tm विधा के लिए इतना लिख देना। और उसके बाद ये लिख देना जब n इक्वल टू 0 m इक्वल टू 1 व q इक्वल टू 1 है तब Tm nm q इक्वल टू 2m 0 1 1 प्रमुख विधा कहलाती है। इस तरह से लिख देना। प्रमुख विधा कहलाती है। आगे लिखना प्रमुख विधा वह विधा होती है आगे लिखना इसमें प्रमुख विधा वह विधा होती है जिसके लिए प्रमुख विधा वह विधा होती है जिसके लिए अंतक आवृत्ति का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। प्रमुख विधा वह विधा होती है जिसके लिए अंतक आवृत्ति का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। प्रमुख विधा वह विधा होती है जिसके लिए अंतक आवृत्ति का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। अतः उस न्यूनतम आवृत्ति को एवं कर देना, एवं उस न्यूनतम आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। एवं उस न्यूनतम आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। अर्थात Tm011 प्रमुख विधा के लिए इस तरह से हेडिंग डाल देना। Tm011 विधा के लिए अनुनादी आवृत्ति व अनुनादी तरंगदैर्ध्य, अनुनादी आवृत्ति व अनुनादी तरंगदैर्ध्य ठीक है। इस तरह से हेडिंग डाल दो। Tm011 जो कि क्या है, एक प्रमुख विधा, तो उसके लिए हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस वेवलेंथ निकालनी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस वेवलेंथ। तो देखो इस पर जो भी इक्वेशन आपकी चल रही है मेरे को पता नहीं है, इसमें डाल देना जो भी आपकी सीरीज वाइज चल रही है। इसके बाद इस पर अनुनादी आवृत्ति समीकरण से डाल देना जो भी ये आ रही है। जैसे मैंने ए मान लिया इसको, तो समीकरण ए से, ठीक है, तो समीकरण ए से जो अनुनादी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ आर, कब एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन में 2 पाई, ठीक है, सी अपॉन में 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ गामा स्क्वायर एन, और एन की वैल्यू कितनी है 0 और 1, प्लस में क्यू की वैल्यू भी 1 है, तो पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ये। यहाँ गामा 0 1, एन क्या था वहां पर, एन क्या हुआ करता था, जो भी हमने बेसल अवकल समीकरण निकाले थे उसके अनंत हल पॉसिबल थे, तो वो हल के क्रम को डिनोट कर रहा था, और एन पहले से चलता हुआ आ रहा था जी एन में, तो एन तो क्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है कोई भी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जहां पर बेसल अवकल समीकरण का जो हल था ये वाला 0 1, ये वाला, इसकी जो वैल्यू आती है यहाँ पर 0.405 समथिंग आती है। अगर याद है तो रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना ही यहाँ पर छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। तो तब
जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, अनुनादी आवृत्ति है, वो कितनी हो जाएगी, c/2 कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि बेलनाकार अनुनादी कोटर में प्रवेश कर रही है और कौन सी विधा के अंतर्गत गति कर रही है, वो TM विधा के अंतर्गत गति कर रही है, तब जो प्रमुख विधा होगी उसकी, प्रमुख विधा से मतलब जब NMQ की वैल्यू ये हो जाएंगी, तब उस स्थिति में अनुनादी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, ताकि हमें प्रमुख विधा देखने को मिले, वो ये होगी 2.405 का स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, यह है इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। देखो यहां तक कंप्लीट इसको, और जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी इस पर वो डाल देना। ठीक है, इसमें पता होना चाहिए आपको ए क्या था और डी क्या था। ए था रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो त्रिज्या थी, बेलन की त्रिज्या, और डी था बेलन की ऊंचाई। दोनों को लिख लेना। स्मॉल ए तो क्या था, बेलन की त्रिज्या, और डी था बेलन की ऊंचाई। इस चीज का ध्यान रखना। बेलन की त्रिज्या और डी थी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति आ गई। क्या अनुनादी तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो? आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में रिलेशन क्या होता है? क्योंकि c इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो यहाँ पर f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो f लैम्बडा, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए दोनों ही fr लैम्बडा r। इस तरह से हो जाएगा। मतलब हमें fr की वैल्यू जो चाहिए वो कितनी आ जाएगी, c अपॉन में लैम्बडा r। तो fr के स्थान पर c अपॉन लैम्बडा r रखेंगे, तो 1 अपॉन लैम्बडा r, 1 अपॉन लैम्बडा r, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन में 2 पाई, और रूट ऑफ कितना जाएगा, ये 2.405 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर। तो ठीक है, इसको अपोजिट करके लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लैम्बडा r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई ऊपर आ जाएगा, और ये वाला नीचे आ जाएगा 2.405 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, अनुनादी तरंग दैर्ध्य। क्या है, अनुनादी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इस तरह से हमने अनुनादी आवृत्ति व अनुनादी तरंग दैर्ध्य दोनों को निकाला है। इसी तरह से अगर हम, ये तो हमने टीई विधा, टीएम विधा के लिए बात की थी। किसके लिए, टीएम विधा के लिए। इसी तरह से हम बात करेंगे टीई विधा के लिए, और टीई के लिए जो प्रमुख विधा होती है उसमें एन एम क्यू तीनों की वैल्यू ही 1 के बराबर होती है। इस चीज का ध्यान रखना। इसमें तो 0 1 1 था, जब प्रमुख विधा होगी तो 0 1 1 पर होगी, और टीई विधा के लिए 1 1 1 पर होगी। कौन सी विधा, प्रमुख विधा। तो हेडिंग डाल देना, टीई 111 विधा के लिए अनुनादी आवृत्ति व अनुनादी तरंग दैर्ध्य है। अनुनादी आवृत्ति व अनुनादी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, दोनों को निकालना है अपन को।
अनुनादी आवृत्ति व अनुनादी तरंग दैर्ध्य। TE111 प्रमुख विधा, प्रमुख वर्ड लगा देना, प्रमुख विधा के लिए अनुनादी आवृत्ति व अनुनादी तरंग दैर्ध्य। तो टीई विधा के लिए कौन सा कंपोनेंट 0 होगा? ई जेड इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें लिखना हेडिंग डालने के बाद, चूंकि हम जानते हैं कि टीई विधा के लिए, टीई विधा के लिए ई जेड इक्वल टू 0 होता है। ई जेड इक्वल टू 0 होता है। आगे लिखना, जिस प्रकार टीएम विधा की व्याख्या की गई, जिस तरह टीएम विधा की व्याख्या की गई, उसी प्रकार से, जिस प्रकार टीएम विधा की व्याख्या की गई, उसी प्रकार से टीई विधा की भी व्याख्या की जा सकती है। टीई विधा की भी व्याख्या की जा सकती है। चूंकि टीई विधा के लिए, आवृत्ति या कोणीय आवृत्ति लिख देना, टीई विधा के लिए कोणीय आवृत्ति। जब पूरी व्याख्या करेंगे, दोबारा से नहीं करना है पूरी पे एक्सप्लेन कि ई जेड को 0 रखते हुए पूरा सेम प्रोसेस दोबारा से अपनाना है। तो टीई विधा के लिए जो कोणीय आवृत्ति का जो फॉर्मूला आएगा सेम आएगा। यहाँ पर भी कितना था, सी और था, गामा एन एम का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। ये सेम फॉर्मूला चलेगा कितना, टीई विधा के लिए। लेकिन इसमें जब प्रमुख विधा होगी तो एन एम क्यू तीनों की वैल्यू कितनी काम करेगी, 1 काम करेगी। तो यहां से अपन फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, सी अपॉन में कितना जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ गामा एन एम का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। इस तरह से लिख दो इसको। ठीक है, अब जब इस तरह से लिख देना, जब n इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 व q इक्वल टू 1, तब TE, इसके नीचे अगर हम n m q की वैल्यू लिखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, TE 111। तीनों कितने हो जाएंगे, 111। TE 111 प्रमुख विधा कहलाती है। TE 111 प्रमुख विधा कहलाती है। TE 111 प्रमुख विधा कहलाती है। तब इसके लिए अनुनादी आवृत्ति व अनुनादी तरंग दैर्ध्य का मान निम्न होगा। तब इसके लिए अनुनादी आवृत्ति व अनुनादी तरंग दैर्ध्य का मान निम्न होगा। कितना हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू, अतः एफ आर इक्वल टू सी अपॉन में 2 पाई रूट ऑफ कितना हो जाएगा, गामा 1 का स्क्वायर प्लस में क्यू की वैल्यू 1 हो गई, पाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ पर है ए स्क्वायर। इस तरह से अनुनादी आवृत्ति आ जाएगी। और यहाँ पर गामा 1 है, इसका जो मान होगा यहाँ पर ये दूसरा हल हो जाएगा कोई ना कोई उसका, और इसका मान होगा 1.841। तो इसलिए अतः जो अनुनादी आवृत्ति आएगी
अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आएगी हमारे पास वो एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन में 2 पाई रूट ऑफ कितना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.841 का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में कितना पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगी इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लिख दो इसको। इसी प्रकार कौन सी अनुनादी तरंग दैर्ध्य, अनुनादी तरंग दैर्ध्य वो कितना हो जाएगी हमारे पास, अनुनादी तरंग दैर्ध्य लैम्डा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं पहले सी अपॉन, सी से सी कट गया तो 1 अपॉन लैम्डा आर इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई रूट ऑफ 1.841 का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में क्यू पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा आर इक्वल टू आ जाएगा कितना 2 पाई ऊपर और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ 1.841 अपॉन में ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा प्लस में पाई स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगी इसकी अनुनादी तरंग दैर्ध्य। कंप्लीट करो इसको। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस में एंटर कर रही है, बेलनाकार अनुनादी कोटर में, कौन से कंपोनेंट को जीरो रखते हुए, ई जेड को जीरो रखते हुए, तो वो कौन सी विधा के अंतर्गत मूव करेगी, टी विधा के अंतर्गत मूव करेगी। और उसमें प्रमुख विधा कब होगी, जब एन एम क्यू की वैल्यू 111 होगी, मतलब जब एन एम क्यू की वैल्यू 111 होगी, उस स्थिति में जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मान कितना आएगा, न्यूनतम आएगा। तो वह विधा जिसके संगत अंतर आवृत्ति का मान न्यूनतम प्राप्त होता है वो विधा कौन सी कहलाती है, प्रमुख विधा कहलाती है। तो प्रमुख विधा के लिए उसकी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिसको बोल रहे हैं हम अनुनादी आवृत्ति, और एक पर्टिकुलर ही उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव लेंथ होगी जिसको हम बोल रहे हैं अनुनादी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, रेजोनेंट वेव लेंथ। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, एफ आर और लैम्डा आर। इसके बाद इसमें 6 प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम है, सिंपल है वो। ठीक है, ये थोड़े अजीब सी थी लेकिन सिंपल थी। अगर सोचें तो इसको कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटर कर रही है, 2 विधाएं थी वहां पर और दोनों विधाओं के अंतर्गत एक एक प्रमुख विधा थी, और उन प्रमुख विधाओं के लिए हमने एफ आर और लैम्डा आर ये इवैल्यूएट किया है। ठीक है, एक तो एफ आर और एक फिर लैम्डा आर, ये चीज याद करनी थी। और एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 11, 12, 13 में आया हुआ है, टीएम विधा देख सकते हो उस पर, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2008 में और 2012 में टीई 111 विधा। इस तरह से ऐसे नहीं आपको पूरा करना है इसको। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन जितने मार्क्स का होता है उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है कि अगर 2 नंबर का आता है तो आपको इस फॉर्मूले से स्टार्टिंग करनी है, और यदि 5 नंबर के अंतर्गत आता है तो पूरा डेरिवेशन ही मांगेगा फिर ये। ठीक है, इस हिसाब से ऐसे नहीं कि जो लिखा दिया वो पूरा ही उतारना है, ऐसा नहीं होता है। जब नंबर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां पर लिखना होता है, और अगर आप ज्यादा लिख रहे हो तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है वो, और कुछ नहीं है वहां। ठीक है, एफ आर और लैम्डा। अगला टॉपिक करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।